हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वलन और भ्रंश के बारे में पढ़ेंगे। उससे पूर्व हमेशा की भांति हमारे लिए एक संदेश, हमें पृथ्वी पर वृक्षारोपण करना है और अपना कर्तव्य निभाना है। तो अपने आसपास वृक्ष लगाइए, उनकी देखभाल कीजिए, ताकि इस पृथ्वी को हम हरित धरती बनाने का सपना जो है वो साकार कर सकें। तो आज हम फोल्ड एवं फोल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी वलन एवं भ्रंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने अर्थ मोमेंट, भू संचलन के बारे में पढ़ा था। तो भू संचलन यानी पृथ्वी की आंतरिक और बाहरी शक्तियों द्वारा पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और उन्हीं परिवर्तनों को हम सामूहिक रूप से भू संचलन कहते हैं। तो उसी भू संचलन में हमारा एक टॉपिक जो है वो वलन एवं भ्रंश है। यानी पृथ्वी के आंतरिक बलों की वजह से ही पृथ्वी पर वलन एवं भ्रंश का निर्माण होता है। तो वलन और भ्रंश क्या होते हैं, कितने इनके प्रकार होते हैं और किस तरह से इनका निर्माण होता है, आज के टॉपिक में हम ये जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज हम भ्रंश के बारे में पढ़ेंगे। भ्रंश के बारे में जानेंगे कि भ्रंश क्या होता है। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने वलन और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा था। तो फोल्ट या भ्रंश, भ्रंश के कारण पृथ्वी पर निर्मित भू आकार है। खास करके भ्रंश जो है वो तनाव मूलक संचलन की वजह से बनता है, यानी टेंशन फोर्स की वजह से बनता है, जबकि वलन जो है वो संपीड़न फोर्स की वजह से बनता है। तो तनाव मूलक संचलन की जब तीव्रता होती है, तनाव मूलक बल की जब तीव्रता होती है, तो भूपटल की चट्टानें एक तल के सहारे टूटकर गतिशील हो जाती हैं और ऊपर नीचे आगे पीछे खिसक जाती है, जिससे भ्रंश का निर्माण होता है। और जिस तल के सहारे ये चट्टानें टूटती हैं उसे कहते हैं भ्रंश तल या विभंग तल, फोल्ट प्लेन। तो तनाव मूलक संचलन की तीव्रता से भूपटल की चट्टानों का एक तल के सहारे टूटकर ऊपर नीचे या आगे पीछे पीछे खिसक कर भ्रंश का निर्माण होता है। इस चित्र में भी आप देख पा रहे हो कि इनके बीच में ये जो आप देख रहे हो, यानी दो चट्टानी खंड है, इस चट्टानी खंड के बीच का ये जो भाग है ये भ्रंश तल है। इस भ्रंश तल के सहारे चट्टानें टूटकर या तो ऊपर नीचे खिसक गई, या फिर यहाँ आप देखिए कि ये अगल बगल खिसक गई। तो इस स्थिति में बनने वाला ये जो आकृति है, ये आकार है, ये कहलाता है भ्रंश। भ्रंश के भी कुछ भाग होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है भ्रंश तल, फोल्ट प्लेन। तो जिस तल के सहारे चट्टानें टूटकर स्थानांतरित होती है वो कहलाता है भ्रंश तल। तो मैंने आपको इस डायग्राम में बताया। यहाँ भी देखिए ये भ्रंश तल है, ये भ्रंश तल है जिसके सहारे की चट्टानें टूटकर खिसकी हैं। यहाँ भी ये भ्रंश तल है जिसके सहारे चट्टानें टूटकर खिसकी हैं। तो जिस तल के सहारे चट्टानें टूटकर खिसकती हैं वो तल कहलाता है भ्रंश तल। दूसरा है भ्रंश तल, जो है वो लंबवत, क्षैतिज, वक्राकार, यानी किसी भी रूप में हो सकता है ये। तो चट्टानें किसी भी रूप में टूटकर वो आगे पीछे या ऊपर नीचे खिसक सकती हैं। फिर नेक्स्ट है भ्रंश नति, फोल्ट डीप। भ्रंश और क्षैतिज तल, यानी धरातल का जो क्षैतिज तल है और भ्रंश जो है उनके बीच का जो कोण होता है वो कहलाता है भ्रंश नति। नेक्स्ट है उत्क्षेपित खंड, अपथ्रोन साइड। तो भ्रंश तल से ऊपर की ओर का जो चट्टानी खंड है, भ्रंश तल से ऊपर की ओर का चट्टानी खंड वो कहलाता है उत्क्षेपित खंड या उद्रूपार्त पार्श्व। तो आप इसमें ये देख पा रहे हो कि ये जो ऊपर का खंड है, जो ऊपर का खंड है ये कहलाएगा उत्क्षेपित खंड, और जो नीचे का खंड है ये अधुक्षेपित खंड कहलाता है। तो यहाँ भी देखिए आप, ये ऊपर का खंड जो है ये कहलाएगा उत्क्षेपित खंड। दूसरा होता है अधक्षेपित खंड या डाउन थ्रोन साइड। तो नीचे का खंड, जो ये नीचे वाला भाग है यहाँ पर, इसमें इसमें आप ये देखिए, और इसमें ये पार्ट जो है ये कहलाएगा अधक्षेपित खंड या अवपात पार्श्व। नेक्स्ट होता है शीर्ष भित्ति। तो भ्रंश की जो ऊपरी दीवार होती है उसको बोलते हैं हैंगिंग वॉल या शीर्ष भित्ति। आप इसमें देख पा रहे हो ये जो ऊपर की दीवार है, ये ऊपर की दीवार कहलाएगी हैंगिंग वॉल। तो ऊपरी दीवार हैंगिंग वॉल या शीर्ष भित्ति कहलाती है। और दूसरी होती है पाद भित्ति, भ्रंश की फुटवॉल, यानी भ्रंश की नीचे की जो दीवार है, यहाँ आप देखिए ये भ्रंश की नीचे की दीवार है, ये कहलाएगी फुटवॉल, पाद भित्ति। भ्रंश कगार, फिर अगला है भ्रंश कगार, फोल्ट स्क्रीप। तो भ्रंश के कारण जो खड़े ढाल वाली चट्टानी सतह निर्मित होती है वो कहलाती है भ्रंश कगार।
तो इसमें आप अगर हम देखें तो ये देखिए ये खड़े ढाल वाली चट्टानी सतह है और इस तरफ भी अगर ये है तो इस चट्टान का जो ये भाग है ये खड़े ढाल वाला चट्टानी सतह है। तो ये जो खड़े ढाल वाली चट्टानी सतह बनी है इसको कहते हैं भ्रंश कगार। तो इस डायग्राम में भ्रंश और उसके विभिन्न प्रकार, विभिन्न जो अंग हैं वो बताए गए हैं। तो किसी सतह के सारे, किसी तल के सारे तनाव मूलक संचलन के कारण चट्टान का टूटकर आगे पीछे या ऊपर नीचे हो जाना कहलाता है भ्रंश। और जिस तल के सारे चट्टानें टूटती हैं वो तल कहलाता है भ्रंश तल। भ्रंश की वजह से जो ऊपर उठा हुआ खंड है वो उत्क्षेपित खंड या उत्क्षेपित चट्टान कहलाता है, और जो नीचे धंसा हुआ भाग है वो कहलाता है अधक्षेपित खंड या औपात पार्श्व। भ्रंश की जो ऊपरी दीवार है वो शीर्ष भित्ति कहलाती है और जो निचली दीवार है वो पाद भित्ति यानी फुटवॉल कहलाती है। तो इसमें भी आप देख पा रहे हो, इसमें डायग्राम में से भी दिखाया ये उत्क्षेपित खंड है, इसमें भी ये ऊपर उठा हुआ है, ये उत्क्षेपित खंड है। और ये जो है दीवार, जो ऊपरी खंड की जो दीवार है वो हैंगिंग वॉल कहलाएगी, और नीचे धंसा हुआ जो खंड है उसकी जो दीवार है वो फुटवॉल कहलाएगी। और जो भ्रंश कगार है वो खड़ी ढाल, ये देखिए यहाँ पर जो खड़ा ढाल, ये चट्टान का खड़ा ढाल बन रहा है, ये खड़ा ढाल कहलाता है भ्रंश कगार। नीचे भी आप डायग्राम में देखिए एक चट्टान का है, उसमें भ्रंश का रूप दिखाया गया है कि ये चट्टानी खंड जो है वो नीचे की ओर खिसक गया है और ये चट्टानी खंड जो है ये ऊपर की ओर खिसक गया है। तो इससे एक भ्रंश की रचना हुई है, भ्रंश का निर्माण हुआ है। तो चट्टानी खंड के ऊपर नीचे या आगे पीछे खिसक कर इस प्रकार की जो रचना है वो कहलाती है भ्रंश। अब बात करते हैं भ्रंश के प्रकारों के बारे में। तो सबसे पहले है सामान्य भ्रंश या नॉर्मल फॉल्ट। तो ये देखिए आप इसमें आप देख पा रहे हो, सामान्य भ्रंश क्या होता है कि जब चट्टानी खंड भ्रंश तल से विपरीत दिशा में सरक कर दूर चले जाते हैं, यानी चट्टानी खंड भ्रंश तल से विपरीत दिशा में जब सरकते हैं तो बनने वाला जो भ्रंश है वो सामान्य भ्रंश कहलाता है। इसमें आप देखिए नीचे वाले डायग्राम में देखिए कि इस तरफ ये खंड जो है इस तरफ खिसक गया और ये खंड जो है इस तरफ खिसक गया। तो दोनों जो विपरीत दिशा में खिसकते हैं तो जिस स्वरूप का निर्माण हुआ है वो कहलाता है सामान्य भ्रंश। ऊपर में भी देखिए आप ऊपर वाले डायग्राम में कि ये इस तरफ, इस चट्टानी खंड की जो गति है वो इस तरफ है, जबकि इस चट्टानी खंड की गति इस तरफ है, यानी दोनों विपरीत दिशा में, एक दूसरे से विपरीत दिशा में ये खिसक गए। तो विपरीत दिशा में तल, किसी तल के सारे चट्टानी खंड के टूट कर विपरीत दिशा में सरकने से निर्मित भ्रंश जो है वो सामान्य भ्रंश कहलाता है। इसमें क्या होता है कि शीर्ष भित्ति भ्रंश तल में नीचे की ओर सरक जाती है। जो शीर्ष भित्ति, ऊपरी दीवार जो होती है वो भ्रंश तल में नीचे की ओर सरक जाती है। ये देखिए हैंगिंग वॉल, इसमें आप देख पा रहे हो हैंगिंग वॉल डाउन। तो ये शीर्ष भित्ति जो है ये नीचे की ओर खिसक जाती है। इसमें भी आप देखिए ये शीर्ष भित्ति जो है ये नीचे की ओर खिसक जाती है। तो सामान्य भ्रंश में शीर्ष भित्ति नीचे की ओर सरक जाती है। सामान्य भ्रंश द्वारा निर्मित जो खड़े ढाल वाली चट्टानी सतह बनती है उसको बोलते हैं भ्रंश कगार, फोल्ट स्क्रीप। दोनों में आप देखिए इसमें ये खड़े ढाल वाली चट्टानी सतह बन रही है और ऊपर वाले डायग्राम में देखिए ये खड़े ढाल वाली चट्टानी सतह दिखाई दे रही है। ये कहलाते हैं भ्रंश कगार, फोल्ट स्क्रीप। तो सामान्य भ्रंश में भ्रंश कगार का निर्माण सामान्यतः होता है, यानी तीव्र ढाल या खड़े ढाल वाले चट्टानी खंड को भ्रंश कगार कहते हैं। बना कैसे? चट्टानी खंड के एक दूसरे से आगे पीछे या ऊपर नीचे खिसक जाने की वजह से ये बना है। फिर नेक्स्ट दूसरा होता है व्युत्क्रम भ्रंश या उत्क्रम भ्रंश या क्षेपित भ्रंश, रिवर्स फॉल्ट। इसमें क्या होता है कि दोनों ओर के, यानी भ्रंश तल के सारे दोनों ओर के चट्टानी खंड एक दूसरे की ओर गति करते हैं। यानी जब भ्रंश तल के दोनों ओर के चट्टानी खंड एक दूसरे की ओर खिसक जाते हैं, एक दूसरे की ओर सरक जाते हैं, तो बनने वाला भ्रंश जो है वो व्युत्क्रम भ्रंश कहलाता है। इसके निर्माण में संपीडनात्मक फोर्स जो है उसका रोल ज्यादा होता है। तो इसमें आप देखिए कि इस नीचे इस बीच वाले डायग्राम में आप देखिए कि दोनों ओर के चट्टानी खंडों की गति क्या है, एक ही ओर है। ये भ्रंश तल हो गया। इस भ्रंश तल के सारे दोनों चट्टानी खंड एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं। इसमें ऊपर वाले फॉल्ट में भी देखिए आप कि दोनों ओर के चट्टानी खंड जो है वो एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं। तो जब चट्टानी खंड भ्रंश तल के सारे टूटकर एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो वो कहलाता है रिवर्स फॉल्ट या व्युत्क्रम भ्रंश या क्षेपित भ्रंश। इसमें भी आप देखिए कि इस चट्टानी खंड की गति इस तरफ है और इस चट्टानी खंड की गति इस तरफ है, यानी दोनों एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं। सामान्य भ्रंश में उल्टा था, सामान्य भ्रंश में दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे थे, जबकि उत्क्रम भ्रंश में दोनों ओर के खंड एक दूसरे की ओर गति करते हैं। ऐसे भ्रंश के निर्माण में, यानी जब संपीड़न की तीव्रता ज्यादा होती है तो चट्टानी खंड
टूट कर क्या है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं। इसे अधिक्षिप्त भ्रंश या ओवर थ्रस्ट फोल्ड भी कहते हैं। तो आप इसमें देखिए कि ये चट्टानी खंड, ऊपर वाले डायग्राम में आप देखिए कि चट्टानी खंड टूट कर एक दूसरे के ऊपर बैठ गए, तो ये थ्रस्ट फोल्ड या ओवर थ्रस्ट फोल्ड भी कहलाता है। अधिक्षिप्त जो अधिक्षिप्त भ्रंश है उसमें भ्रंश तल क्षैतिज हो जाता है। ऊपर वाले डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए आप, ये भ्रंश तल है, ये भ्रंश तल क्षैतिज क्षैतिज हो गया। तो इस तरह के ओवर थ्रस्ट फोल्ड जो होते हैं उनमें भ्रंश तल भी क्षैतिज पाया जाता है। और शीर्ष भित्ति जो भ्रंश तल के ऊपर की ओर चढ़ जाती है, ये शीर्ष भित्ति है, ये शीर्ष भित्ति है, हैंगिंग वॉल है। ये देखिए भ्रंश तल से ऊपर की ओर, ये भ्रंश तल है, इसके ऊपर की ओर ये आपको चढ़ी हुई आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। तो इसमें शीर्ष भित्ति जो भ्रंश तल के ऊपर की ओर चढ़ जाती है। इसमें भी ये शीर्ष भित्ति है, ये शीर्ष भित्ति देखिए आप भ्रंश तल के ऊपर की ओर चढ़ी हुई है, जबकि सामान्य भ्रंश में शीर्ष भित्ति भ्रंश तल के नीचे की ओर सरक जाती है। इसमें आप अगर हम देखें तो देखिए आप, ये शीर्ष भित्ति है, ये भ्रंश तल में नीचे की ओर सरक जाती है, जबकि जो ये व्युत्क्रम भ्रंश होता है उसमें शीर्ष भित्ति भ्रंश तल के ऊपर की ओर चढ़ जाती है। इस प्रकार के भ्रंश में क्या है कि जो भ्रंश कगार है उसका निर्माण कम ही होता है, या छोटे भ्रंश कगार का निर्माण होता है। यानी व्युत्क्रम भ्रंश में भ्रंश कगार का निर्माण नहीं होता। फिर नेक्स्ट है पार्श्वीय या नतिलम सर्पण भ्रंश, लेटरल फोल्ड। तो ये देखिए आप, इसमें डायग्राम में दिखाया गया है, यानी जब चट्टाने भ्रंश तल के सारे अगल बगल खिसक जाएं, ये देखिए इसका खिसकाव इस तरफ है और इसका खिसकाव ऊपर की ओर अगल बगल खिसक जाएं, तो जो निर्मित भ्रंश होता है उसको कहते हैं पार्श्वीय या नतिलंबी भ्रंश। यानी जब चट्टानी खंड में भ्रंश तल के सहारे दाएं या बाएं क्षैतिज गति हो, यानी वो दाएं बाएं खिसक जाए, अगल बगल खिसक जाए, तो निर्मित भ्रंश जो है वो क्या कहलाता है? पार्श्वीय भ्रंश या नतिलंब सर्पण भ्रंश कहलाता है। इसमें भ्रंश कगार नहीं बनते। व्युत्क्रम भ्रंश में तो फिर भी छोटे कगार बनते हैं और सामान्य भ्रंश में मुख्य रूप से कगार का निर्माण होता है, लेकिन जो पार्श्वीय या नतिलंबी सर्पण भ्रंश होते हैं उनमें भ्रंश कगार नहीं बनते। ये आप देखिए नीचे के डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि इसमें चट्टानी खंड जो है इसकी गति इस तरफ है और इसकी गति इस तरफ है। यानी ये क्या है कि इस तल के सारे, ये ऊपर आप देख पा रहे हो, ये भ्रंश तल दिया गया, तो इस भ्रंश तल के सारे ये टूटी और ये इधर खिसक गया और ये इधर खिसक गया। तो ऐसी स्थिति में इसमें क्या है कि भ्रंश कगार, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं हुए, चट्टानी खंड ऊपर नीचे नहीं हुए। यदि कोई चट्टान ऊपर होती तो उसका जो खड़ा ढाल है वो बनता भ्रंश कगार, लेकिन ये इसमें ऊपर नीचे नहीं हुए, अगल बगल ही खिसक गए, दाएं बाएं खिसक गए, तो खड़ा ढाल बना ही नहीं, इसलिए भ्रंश कगार का निर्माण नहीं हुआ। तो जब इसमें भी क्या है कि शेलखंड की गति, यानी कौन सा शेलखंड भ्रंश तल के सहारे कौन सा शेलखंड गति कर रहा है, उस पर भी इसके यानी इस भ्रंश के प्रकार डिपेंड करते हैं। जब यदि शेलखंड का संचलन यानी भ्रंश तल से बाईं ओर हो, यानी भ्रंश तल के बाईं ओर का शेलखंड यानी चट्टानी खंड यदि गति करता है तो उसको वाम पार्श्ववर्ती यानी लेफ्ट लेटरल फोल्ड कहा जाता है। बाईं ओर का, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये जो भ्रंश तल, इस डायग्राम में आप देखिए, इस भ्रंश तल के बाईं ओर का यदि ये चट्टानी खंड गति करता है, जबकि ये जो दूसरा चट्टानी खंड है ये स्थिर रहता है, तो उसको कहेंगे हम लेफ्ट लेटरल या वाम पार्श्ववर्ती या सिनिस्ट्रल। नीचे इसका नाम देखिए लिखा हुआ है सिनिस्ट्रल भ्रंश। तो ये बाईं ओर का जब चट्टानी खंड गति करे तो सिनिस्ट्रल या वाम पार्श्ववर्ती कहलाता है। और यदि जब शेलखंड यानी भ्रंश तल का दाईं ओर का शेलखंड यदि गति करता है, देखिए इसमें ये जो शेलखंड है इसकी गति है, ये जो दूसरी तरफ का है ये स्थिर है, दाईं ओर का जो है ये गति कर रहा है, तो ये कहलाता है दक्षिण पार्श्ववर्ती या डेक्स्ट्रल फोल्ड। तो दाईं पार्श्ववर्ती या दक्षिण पार्श्ववर्ती कौन सा हो गया? जब दाईं ओर का चट्टानी खंड भ्रंश तल के दाईं ओर का चट्टानी खंड गति करे। और वाम पार्श्ववर्ती कौन सा हो गया? जब भ्रंश तल के बाईं ओर का चट्टानी खंड गति करे। फिर नेक्स्ट सोपानी भ्रंश, स्टेप फोल्ड। तो ये कब बनता है? ये उस स्थिति में बनता है जब दो या अधिक भ्रंश तल यानी दो या अधिक सामान्य भ्रंश तल जो है वो एक दूसरे के साथ
मौजूद हो। तो उस स्थिति में क्या होता है कि चट्टानी खंडों का झुकाव यानी 2 या 2 से अधिक भ्रंश तल के सारे चट्टानी खंड टूटे और टूटकर उनमें गति हुई। तो उस स्थिति में क्या है कि सभी चट्टानी खंडों में यदि एक ही दिशा में झुकाव होता है तो एक स्टेप की आकृति यानी सीढ़ी-नुमा या सोपानी आकृति का निर्माण होता है जिसे कहते हैं हम सोपानी भ्रंश। इसमें आप देखिए ये भ्रंश तल है यानी एक भ्रंश तल ये हो गया, दूसरा भ्रंश तल ये हो गया। इनके सारे चट्टानों में गति हुई यानी इसकी गति इस तरफ हुई, इसकी गति भी इस तरफ हुई। तो इस स्थिति में देखिए एक स्टेप का निर्माण हो रहा है। यहाँ आप अगर आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में तो ये एक स्टेप बन रहे हैं यानी सीढ़ियां बन रही हैं। इसी स्टेप नुमा आकृति को कहते हैं सोपानी भ्रंश। तो जब 2 या 2 से अधिक भ्रंश तल एक दूसरे के साथ मौजूद हों और उनमें भ्रंश तल के सारे चट्टानी खंडों की जो गति है या संचलन जो है वो एक ही दिशा में हो जिससे कि चट्टानों का झुकाव भी एक ही दिशा में हो, उस स्थिति में बनने वाला भ्रंश क्या कहलाएगा? सोपानी भ्रंश कहलाएगा। इसमें इस दूसरे डायग्राम में आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें भी संरचना जो है कुछ इसी प्रकार की सोपानी संरचना आपको दिखाई देगी। यहाँ भी सीढ़ियां बन रही हैं। तो ये एक ही दिशा में चट्टानी खंड में क्या हुआ कि गति हुई, दिशा एक ही रही जिस वजह से एक स्लोप का एक झुकाव का निर्माण हुआ। कैसा? सोपानी आकार के झुकाव का निर्माण हुआ जो कहलाया सोपानी भ्रंश। जो सोपानी भ्रंश होता है इसमें सभी अधिक्षेपित खंडों का झुकाव जो होता है जो अभी मैंने आपको बताया नीचे धंसे हुए जो खंड है उन सब का झुकाव एक ही दिशा में होता है। चलिए नेक्स्ट है भ्रंश द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो भ्रंश जो निर्मित होता है फोल्ट जब बनता है उस फोल्ट की वजह से धरातल पर कई विभिन्न प्रकार की भू-आकृतियों का निर्माण होता है। तो हम उन्हीं को जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी भू-आकृतियां बनती हैं। पहले है रिफ्ट घाटी और गार्बेन। ये देखिए ये डायग्राम रिफ्ट घाटी और गार्बेन का है जो दिखाया गया है। अब देखिए ये क्या होता है, दो सामान्य भ्रंश तलों के मध्य का भाग कई किलोमीटर की लंबाई में यदि नीचे धंस जाए या दो भ्रंशतलों के किनारे वाले भाग कई किलोमीटर की लंबाई तक ऊपर उठ जाए तो बीच का जो भाग है वो घाटीनुमा रह जाता है। इसी घाटीनुमा भाग को रिफ्ट घाटी या गार्बेन कहते हैं। इसमें आप देखिए कि या तो बीच का भाग नीचे धंस जाए, ये दो भ्रंशतल हैं, एक भ्रंशतल ये रहा और दूसरा भ्रंशतल ये रहा। तो इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि बीच का भाग नीचे धंस गया तो इससे क्या है कि ये पूरी एक आकृति घाटीनुमा आकृति का निर्माण हुआ जिसको कहा रिफ्ट घाटी या गार्बेन। या फिर ये स्थिति हो कि जो दोनों तरफ के जो भाग हैं यानी दो भ्रंशतलों के दोनों ओर के चट्टानी खंड ये ऊंचे उठ जाए कई किलोमीटर तक और ये मध्यवर्ती भाग चाहे स्थिर ही रहे फिर भी एक घाटीनुमा आकृति का निर्माण होता है। इसको कहते हैं रिफ्ट घाटी या गार्बेन। तो रिफ्ट घाटी या गार्बेन में थोड़ा सा आकार का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये रिफ्ट घाटी या गार्बेन क्या होता है कि नीचे धंसा भाग होता है, या तो वो स्वयं यानी चट्टानी खंड नीचे धंस जाए और दोनों ओर के भूखंड ऊपर रह जाएं या फिर दोनों ओर के भूखंड ऊपर उठ जाए और बीच का भाग स्थिर रहकर नीचा रह जाए तो बनने वाली घाटी रिफ्ट घाटी कहलाती है। फिर नेक्स्ट है होस्ट या ब्लॉक पर्वत। तो ये क्या होता है, ये देखिए आप इस डायग्राम में, इसमें भी ऊपर वाले में भी डायग्राम में भी दिखाया गया है। ये बीच का भाग जो ऊंचा उठा हुआ है ये होस्ट या ब्लॉक पर्वत कहलाता है। इस डायग्राम में भी देखिए कि ये होस्ट या ब्लॉक पर्वत दिया गया है। तो ये क्या होता है, जब दो सामान्य भ्रंश तलों के मध्य का भाग नीचे धंस जाता है, मध्य का भाग नीचे धंस जाए या फिर दो भ्रंश तलों के किनारे वाले भाग ऊंचे उठ जाए तो बनने वाला जो अवरोधी चट्टानी खंड है वो कहलाएगा होस्ट या ब्लॉक पर्वत। तो इसमें आप देखिए ऊपर वाले डायग्राम में कि जो दोनों ओर के किनारे वाले भाग जो हैं ये ऊंचे हैं तो एक तरह से अवरोध है। ये अवरोध है, अवरोध उत्पन्न हो गया तो इनको अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बीच का भाग नीचे धंस जाए तो भी दोनों ओर के किनारे वाले भाग क्या है अवरोध के रूप में मौजूद रह गए तो इनको होस्ट या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। नीचे वाले डायग्राम में भी आप देखिए कि गति की वजह से ये भ्रंश है, ये भ्रंश तल दिया हुआ है तो दो भ्रंश तल के सारे या तो बीच का भाग ऊपर उठ जाए और किनारे वाले भाग नीचे रह जाएं तो भी ब्लॉक पर्वत निर्माण होगा। या फिर जो है ये जो किनारे वाले भाग जो है ये ऊपर उठ जाएं और बीच का भाग स्थिर रहे तो भी क्या है इसका निर्माण होगा।
दो सामान्य, इसके बाद देखिए, दो सामान्य भ्रंशतलों के मध्य का भाग ऊपर उठ जाए या दो भ्रंशतलों के किनारे वाले भाग नीचे धंस जाए तो मध्य का जो ऊंचा भाग है, यानी कुल मिलाकर किनारे वाले ऊंचे भाग या मध्य का जो ऊंचा भाग है, ये कहलाएगा होस्ट या ब्लॉक पर्वत। ये कुछ जो है फोटोग्राफ दिए गए हैं भ्रंश और उससे संबंधित आकृतियों के बारे में। ये सबसे पहले डायग्राम में सबसे पहले चित्र में आप देख रहे हो, ये फोर्ट स्क्रीप है, यानी भ्रंश का गारा, एक तेज ढाल वाला, खड़े ढाल वाला एक चट्टानी खंड आप देख पा रहे हो। ये सामान्य या व्युत्क्रम भ्रंश की दशा में ही बनता है। तो सामान्य भ्रंश या सोपानी भ्रंश की दशा में बनता है, पार्श्ववर्ती भ्रंश में ये नहीं बनते। तो जब यानी एक चट्टानी खंड, भ्रंश दल के सारे चट्टाने ऊपर नीचे हुई तो एक चट्टान खंड जो है वो तेज ढाल वाला, तीव्र ढाल वाला यदि दिखाई देता है तो वो कहलाता है भ्रंश कगार। दूसरे चित्र में भी आप देखिए भ्रंश कगार आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है ये भ्रंश कगार का रूप है, यानी ये भी एक तीव्र ढाल, तेज ढाल वाला चट्टानी खंड है। तीसरे चित्र में आप देखिए एक रिफ्ट घाटी दिखाई गई है जिसमें कि नदी प्रवाहित हो रही है। नर्मदा नदी, हमारे भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है वो इसी प्रकार की एक रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है। तो यहाँ देखिए दोनों ओर के चट्टानी खंड, या तो दोनों ओर के चट्टानी खंड ऊपर उठ गए थे या फिर बीच का जो चट्टानी खंड है वो नीचे धंस गया, जहाँ एक घाटी बन गई और बाद में नदी बहने लगी। तो ये कहलाती है रिफ्ट घाटी या गार्डमेन। और दोनों ओर के जो चट्टानी खंड है वो अवरोधी या ब्लॉक पर्वत या होस्ट पर्वत कहलाते हैं। यहाँ देखिए चौथे डायग्राम में आप देखिए कि एक दरार पड़ी हुई है, भ्रंश की वजह से दरार पड़ी हुई, यानी जब तनाव मूलक संचलन, तनाव मूलक बल जो है वो जब सामान्य होता है तो सामान्य होने की स्थिति में क्या होता है कि चट्टानों में दरार पड़ जाती है, तो वो कहलाती है क्रेक्स। अगर यदि तनाव मूलक बल तेज होता है तो भ्रंश का निर्माण होता है, और यदि तनाव मूलक बल सामान्य होता है तो क्रेक्स यानी दरारों का निर्माण होता है। ऐसे दरारें जो है वो भूकंप के समय और एक धरातल पर बहुत बार हम देखते हैं कि बनती है। तो जब सामान्य हो तनाव मूलक बल तो क्रेक्स यानी चटकने पड़ती हैं, दरारें पड़ती हैं। इसके बाद अगले डायग्राम में आप ये देखिए, ये सैन एंड्रियाज फोल्ट, कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियाज फोल्ट दिखाया गया, भ्रंश दिखाया गया है जो काफी लंबाई में फैला हुआ है। तो इस सैन एंड्रियाज फोल्ट के सारे भूकंप भी आते हैं, ज्वालामुखी घटनाएं भी घटित होती है, तो ये सैन एंड्रियाज भ्रंश है। उसके बाद अगले डायग्राम में आप देखिए विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी आपको दिखाई दे रही है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। ये लिफ्ट घाटी, ये देखिए आप, ये विश्व की सबसे लंबी लिफ्ट घाटी है जो ज़ैम्बेज़ी नदी से होकर भूमध्य सागर तक फैली हुई है। भूमध्य सागर तक ये पहुंची हुई है। तो ये विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी जो है ये इसी भ्रंश की क्रिया का ही परिणाम है। और अगले डायग्राम में भी आप देखिए इसमें भी चट्टानी खंड जो है वो एक दूसरे के ऊपर खिसक कर चढ़ गए हैं। देखिए अगर आप देखें तो इस तरह से चढ़ गए हैं, तो ये जो है भ्रंश की आकृति को दिखा रहा है। तो ये भ्रंश और उससे निर्मित विभिन्न प्रकार के भू आकार आज हमने किए। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, पढ़ते रहिए, अपना अध्ययन जारी रखिए। थैंक यू सो मच।